कहानी की शुरुआत होती है मेघालय के पहाड़ी इलाके से, यानी यामी जलगांव से। इस जगह की खासियत ये थी कि यहाँ साल भर बारिश होती रहती थी। यहाँ के लोग बड़े ही प्रेम से खेती करते और अपने बच्चों के साथ सुखी जीवन व्यतीत करते। भाई वाह, इस साल भी अपने काम के अच्छे दाम मिले हैं। देखना कमला, इस साल जब बिट्टू शहर से घर लौटेगा तब मैं उसे नई बाइक खरीद कर दूंगा। जरूर देखना, मेरा लल्ला तो बहुत ही खुश होगा। ना जाने उसे कब से बाइक चाहिए थी। सही कहा तुमने, हमारा बेटा बिट्टू बड़ा ही समझदार है कमला। उसने आज तक हमसे किसी भी चीज की जिद नहीं की। दिन रात पढ़ाई करके उसने अपने बलबूते पर स्कॉलरशिप हासिल की और शहर पढ़ने गया। आज देखो, मैं अपने कर्ज की आखिरी किश्त चुकाकर जो थोड़े बहुत पैसे बचेंगे उससे पहले बिट्टू के लिए बाइक खरीदूंगा। जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। आप जल्दी से जल्दी कर्ज का सारा व्यवहार पूरा कर दीजिए, फिर सब ठीक हो जाएगा। लेकिन जिस आत्मविश्वास से रमाकांत कर्जदार के पास गए थे, उस आत्मविश्वास के बिल्कुल विपरीत एक घटना घटी। क्या मेरे अभी और 7 हफ्ते बाकी हैं? जी रमाकांत जी, आपके अभी भी 7 हफ्ते बाकी हैं। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो सारे हफ्ते चुका दिए थे। ये देखिए, मैंने आंकड़े लिख कर रखे हैं। अच्छा दिखाइए। अरे ये क्या? इसमें तो सिर्फ गिनती है, 1 2 3। लेकिन ये किसके बारे में है? ये किसी को कैसे समझ में आएगा? इसमें ना कोई तारीख लिखी है और ना ही मेरी स्वाक्षरी। मैं कैसे मान लूं कि ये सच है? लेकिन पिछली बार तो आपने ही कहा था कि अगला हफ्ता आखिरी होगा। क्या मैंने कहा था? कब? कर्जदार की बात सुनकर रमाकांत सन्न रह जाते हैं। उन्हें समझ आ चुका था कि उनके साथ धोखा हो रहा है। क्या? मुझे शक की नजर से क्यों देख रहे हो भाई? मैंने कोई गड़बड़ नहीं की है, बल्कि मेरे पास तो तुम्हारी स्वाक्षरी वाला कागज है जिस पर लिखा है कि मैंने 2 हफ्ते भर दिए हैं और अभी 7 हफ्ते बाकी हैं, जिन्हें मैं समय समय पर चुकाता रहूंगा। लेकिन आपने तो कहा था कि वो कर्ज मुक्ति का कागज है। कर्ज मुक्ति? अरे रमाकांत, पागल हो गए हो क्या? कैसी कर्ज मुक्ति? देखो, मुझे लगता है कि तुम पागल हो चुके हो। और रही बात इस कागज की, तो मैंने तुमसे कहा था कि एक बार इसे पढ़ लेना, लेकिन तुम ठहरे अनपढ़ गंवार। तुमने मुझ पर भरोसा करके उस पर स्वाक्षरी कर दी और अब तुम मुझे झूठा साबित करने की कोशिश कर रहे हो। ये सही नहीं है रमाकांत। चलो अब जाओ और अगला हफ्ता चुकाने के वक्त आ जाना, समझ गए? जाओ। कर्जदार की बात सुनकर रमाकांत हड़बड़ा जाते हैं। उन्हें समझ आ गया था कि उनके अनपढ़ होने का कर्जदार ने पूरा फायदा उठाया है, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकते थे। अरे रे, ये आप क्या बोल रहे हो जी? कर्जदार ने कहा कि अभी और 7 हफ्ते बाकी हैं, लेकिन ये कैसे हो सकता है? हमने तो सारे हफ्ते सही समय पर चुका दिए थे, फिर ये सब? हमारे साथ धोखा हुआ है कमला। कर्जदार ने हमें फंसाया है, हमारे भोलेपन का फायदा उठाया है। सब खत्म हो गया है। अब मैं बिट्टू के लिए कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं। बेचारा रमाकांत कर्जदार के झूठे बर्ताव से पूरी तरह टूट चुका था। वो अपने बेटे के लिए कुछ करना चाहता था, लेकिन उसका सपना चूर चूर हो चुका था। अब वो दिन रात इसी कर्ज के चक्कर में परेशान रहता। इसी चिंता में एक दिन देर रात तेज बारिश में रमाकांत नशे की हालत में नदी किनारे जा पहुंचा। सब गलत है, सब धोखेबाज हैं। मेरा फायदा उठाते हैं। मैं मेरे बेटे के लिए नई बाइक खरीदने वाला था, लेकिन कर्जदार ने मेरा सब कुछ छीन लिया, सब कुछ। अचानक नदी में तेज बारिश के साथ एक जल चक्र निर्मित होता है, जो गोल गोल घूमने लगता है। अरे ये क्या? ये नदी का पानी नागिन की तरह नाच क्यों रहा है? कहीं मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा? नहीं, तुम कोई सपना नहीं देख रहे हो। अरे ये क्या? ये आवाज कहाँ से आई? क्या अब मेरे कान भी बजने लगे हैं? नहीं, कान तो नहीं बज रहे। तो फिर कौन है? जो भी हो, मेरे सामने आ जाओ, आओ।
तभी पानी का जल चक्र एक गुब्बारे की तरह फूट गया और रमाकांत को होश आ गया। उसने देखा कि उसके सामने एक विशाल नाव खड़ी थी। अरे ये क्या, तुम कौन हो? मैं एक साक्षर परी हूँ जो अपनी जादुई नाव के स्कूल में लोगों को पढ़ाती है ताकि उनका भला हो सके। क्या, नाव स्कूल? हाँ तो जाओ, जाकर बच्चों को पढ़ाओ ना, मुझे क्यों परेशान कर रही हो? ताकि तुम भी मेरी इस जादुई तैरती नाव के स्कूल में झटपट पढ़ सको और उस कर्जदार को अच्छा सबक सिखा सको। तुम्हें कैसे पता कर्जदार के बारे में? मुझे सब पता है रमाकांत, कैसे तुम्हारे भोलेपन का फायदा उस कठोर कर्जदार ने उठाया। ये सही नहीं है, तुम्हें उसे सबक सिखाना ही होगा। वो तो मैं जरूर करूंगा। लेकिन कैसे रमाकांत? झगड़ा करके, मारपीट करके? इससे क्या होगा? कुछ नहीं, वो कर्जदार तुम्हें फंसा ही लेगा क्योंकि तुम्हें लिखना पढ़ना नहीं आता। आज तुम मारपीट से उस कर्जदार से छुटकारा भी पालोगे तो कल और कई लोग तुम्हारा फायदा उठा सकते हैं। अगर तुम सच में खुद को बचाना चाहते हो तो तुम्हें पढ़ाई करनी होगी। परी की बात सुनकर रमाकांत को पढ़ाई का महत्व समझ आ जाता है और वो हामी भरता है। ठीक है, मैं तुम्हारे इस तैरते स्कूल में पढ़ने के लिए तैयार हूँ। ये हुई ना बात। अब देखना आने वाले 15 दिनों में तुम कैसे बदल जाते हो। चलो आओ, अंदर आओ। रमाकांत नाव में बने स्कूल के अंदर चला गया। उसने देखा कि स्कूल की दीवारें अक्षरों और कहानियों से भरी थीं। किताबें हवा में तैर रही थीं। पेंसिल और पेन इंसानों की तरह बातें कर रहे थे। हमारे इस जादुई तैरते स्कूल में आपका स्वागत है रमाकांत। अरे वाह, ये तो गजब का स्कूल है। यहाँ तो पढ़ाई में मजा आएगा। आखिरकार रमाकांत ने परी पर विश्वास करके अपनी पढ़ाई शुरू की और गजब हो गया। रमाकांत को पढ़ाई पसंद आने लगी। वो रोज नदी के किनारे जाता, स्कूल में पढ़ता और उसे पढ़ाई से इतना लगाव हो गया कि वो नींद में भी पढ़ाई करने लगा। आसमान का समानार्थी शब्द है आकाश, जल का समानार्थी शब्द है पानी। अरे ये क्या बोल रहे हैं? नींद में पानी, जल, आकाश, इनकी तबीयत तो ठीक है ना? रमाकांत के सिर चढ़ा पढ़ाई का भूत सबको चकित कर रहा था। आखिरकार 15 दिन बीत गए और जादुई तैरते स्कूल की परीक्षा में रमाकांत अच्छे अंकों से सफल हुआ। रमाकांत, तुमने कर दिखाया। तुमने सब कुछ सीख लिया। अब देखना तुम्हें भविष्य में इस ज्ञान का कैसा लाभ होता है। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। चलो अब हमारा सफर यहीं समाप्त होता है। तुम्हें पता है ना कल तुम्हें क्या करना है? हाँ। रमाकांत ने परीक्षा तो पास कर ली थी और अब उसे हर चीज का पूरा ज्ञान था। अगले दिन उसने उपभोक्ता फोरम में अपने साथ हुए धोखे की शिकायत की। जांच के बाद कर्जदार को पुलिस ने पकड़ लिया और रमाकांत को कर्ज से मुक्ति मिली। इतना ही नहीं, कर्जदार को दंड के तौर पर रमाकांत को 50% राशि लौटानी पड़ी, जिससे रमाकांत को बिट्टू के लिए एक बाइक खरीदने में मदद मिली। वाह जी वाह, ये तो कमाल हो गया। ये कमाल मेरा नहीं, हमारे गांव की बारिश में तैरते स्कूल का है। क्या? आखिरकार रमाकांत ने कमला और गांव वालों को तैरते स्कूल के बारे में बता दिया और उसके बाद सभी एक एक करके उस स्कूल में दाखिल हुए। कुछ ही समय में पूरा गांव साक्षर हो गया। सीखने की कोई उम्र नहीं होती। अगर दिल में सीखने की लगन हो तो बारिश, नाव और अंधेरे भी रोशनी बन सकते हैं। ज्ञान वही है जो बांटा जाए और परिवर्तन वही होता है जहां सपनों को उम्र से नहीं तोला जाता। बागपुर नाम का एक गांव था जिसके इर्द गिर्द सिर्फ नदियां थी। इस गांव के सामने ही ज्ञानपुर नाम का गांव था। बागपुर में स्कूल ना होने के कारण वहां के बच्चे हर दिन नाव से नदी पार करके ज्ञानपुर में आया करते थे, जहां पर एक ज्ञानपुर हाई स्कूल नाम का स्कूल था। उस स्कूल में रियान नाम के टीचर पढ़ाते थे, जिन्होंने अपनी पढ़ाई ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी इंग्लैंड से की थी। तो बच्चों, याद रखना, हम पहले बंदर थे, फिर धीरे धीरे हमारा विकास हुआ
और हम इंसान बन गए। मगर सर, मेरे पिताजी तो कहते हैं कि हम पहले से ही इंसान थे, हमें ईश्वर ने खुद अपने हाथों से बनाया है। तुम्हारे पिताजी ये इसलिए कहते हैं बेटा क्योंकि उन्हें ये बात पता ही नहीं है। इस दुनिया में कोई ईश्वर है ही नहीं। ये दुनिया हजारों सालों से बनती आ रही है अपने विज्ञान के हिसाब से। और कोई सवाल बेटा? नहीं सर। रियान हर दिन देखता था कि बच्चे दिन ब दिन स्कूल कम आ रहे हैं, खासकर पास के गांव बागपुर से। रियान नाव में बैठकर बागपुर आ जाता है ताकि वो जान सके कि ऐसा क्या है जिस वजह से बागपुर के बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं। रियान को एक बच्चा दिखाई देता है जो कई दिनों से स्कूल नहीं आ रहा था। वो बच्चा अपने पिता के साथ ईंटों और रेत में काम कर रहा था। बेटा, तुम कई दिनों से स्कूल नहीं आए हो। नहीं आएगा मेरा बेटा। यहाँ खाने के लिए खाना नहीं है और नाव से स्कूल भेजने के लिए पूरे दिन की कमाई हम कैसे दे दें? मगर बच्चों की पढ़ाई भी तो जरूरी है ना। नहीं हो पाएगी सर जी, हमें माफ कर दीजिए। मेरा बच्चा मेरी ही तरह अब मजदूर बनेगा इसी गांव में। जब रियान ये सब देखता है उसका दिल टूट जाता है और इस बात को लेकर वो बागपुर के प्रधान के पास पहुंचता है और उनसे कहता है, इस गांव में अब तक स्कूल क्यों नहीं बना है? बच्चों को एक गांव से दूसरे गांव इस बहती नदी को पार करके आना पड़ता है। नहीं बनेगा सर जी, सरकार पैसा ही नहीं भेजती है तो स्कूल कैसे बनाए? अपनी जेब से पैसे डालकर तो नहीं बना सकता हूं ना। और रही बात नाव के किराए की, वो तो सब मेरे ही हैं। तो एक व्यापारी होने के नाते मैं अपना मुनाफा तो देखूंगा ही ना। सरकार पैसे भेजती है, भले ही मैं दूसरे गांव से इस गांव में आया हूं, मगर आपके बारे में भी मैंने लोगों की बातें सुनी है। जो सरकार पैसे भेजती है उन्हें आप अपनी जेब में डालते हैं और उन्हीं से आपने नाव के व्यापार में एकाधिकार कर लिया है। देखिए सर जी, आप आए हैं दूसरे गांव से ना, ऊपर से शिक्षक हैं, इसलिए थोड़ी इज्जत दे रहा हूं। और अब इज्जत से कह रहा हूं कि आप चुपचाप अपने गांव चले जाइए। यहाँ कुछ नहीं बनने वाला, स्कूल तो भूल ही जाइए। रियान निराश हो जाता है और अपने घर रात के समय सोचता है कि कैसे इन बच्चों की मदद करूं। वो अपना फोन उठाता है और अपनी दोस्त हीर को कॉल लगाता है। हीर इंग्लैंड से फोन उठाती है। हाँ रियान, बोलो ना। रियान अपनी सारी समस्या अपनी दोस्त हीर से बताता है, जिसे सुनकर हीर उससे कहती है, मुझे रियान एक बात नहीं समझ आती। तुमने ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की है, फिर भी तुम एक छोटे गांव में टीचर की नौकरी कर रहे हो। तुम्हें तो यहाँ कोई भी नौकरी दे देता, उसमें भी तुम अब दूसरे गांव की समस्या लेकर बैठे हो। मेरे पिताजी ने कहा था कि एक इंसान को प्रगति करने के लिए, एक इंसान के विकास के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है। इसीलिए तो उन्होंने अपने सारे जमा किए हुए पैसों को मेरी शिक्षा में लगा दिया। शिक्षा छोटे गांव में बहुत महंगी है और ये बात मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ, मगर बागपुर में तो कोई स्कूल ही नहीं है। क्या चाहते हो रियान? कहो, मैं किस तरह से तुम्हारी मदद करूं? मैं चाहता हूँ कि तुम थोड़े पैसों की मेरी मदद कर दो, जिससे मैं बागपुर में स्कूल खड़ा कर सकूं। रियान, जब तुमने बात की ना, तभी मुझे याद आया कि इंडिया में ही मेरे पिता की कंपनी पानी में तैरने वाली इमारतें बना रही है। मैंने सुना है उन्होंने एक स्कूल भी बनाया है, मगर वो शहर में किसी काम का नहीं है। शायद वो तुम्हारे काम आ जाए। बिल्कुल, ये तो मेरी पूरी समस्या का समाधान है हीर, मगर मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। बिल्कुल चिंता मत करो, 3 दिन में वो तैरता हुआ स्कूल तुम्हारे गांव में पहुंच जाएगा, वो भी तैरते हुए। शुक्रिया हीर, बहुत बहुत शुक्रिया। रियान 3 दिन तक इंतजार करता है। हर दिन स्कूल में पढ़ाने के बाद वो नदी किनारे जाकर खड़ा हो रहा था। जैसे ही तीसरा दिन आता है, रियान एक बड़े से इमारत को एक बड़े से पत्थर के ऊपर आते देखता है। थोड़ी देर में वो तैरता स्कूल नदी किनारे आकर रुक जाता है। रियान देखता है कि स्कूल की छतों पर सोलर पैनल लगे हुए हैं, जिससे ये स्कूल बिना तेल के ही अपने आप एक किनारे से दूसरे किनारे तक जा सकता है। अब रियान अपना खुद का स्कूल खोल चुका था, जो बागपुर से लेकर ज्ञानपुर दोनों जगह के बच्चों को पढ़ा रहा था। बागपुर में वही आदमी
जो अपने बच्चे को पढ़ा नहीं पा रहा था, अपने बच्चे को तैरते स्कूल में छोड़ने आया था। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुम्हारी वजह से अब मेरा बेटा आगे की शिक्षा ले पाएगा। ईश्वर तुम्हारा भला करे। ईश्वर का तो नहीं पता, मगर आप मुझे शुक्रिया मत कहिए। बस अब आगे से अपने बच्चे को समय पर इस तैरते स्कूल में भेज दिया कीजिएगा। रियान तैरते स्कूल में बच्चों को पढ़ाने लगता है और दूसरी ओर प्रधान का कामगार अम्बी नाव के व्यापार की खबर लेकर प्रधान के पास पहुंचता है। आओ आओ अम्बी, आज तो अच्छी खबर लेकर आए हो ना। प्रधान जी, जब से आपने नाव से जाने आने की कीमत बढ़ाई है, तब से ही व्यापार खराब चल रहा है। गांव वालों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया है। तो उससे मेरा क्या लेना देना। ना भेजें अपने बच्चों को स्कूल में। अनपढ़ रहेंगे तो अपने माँ बाप की तरह ही मेरी गुलामी तो करेंगे। नहीं करेंगे प्रधान जी। रियान कोई तैरते हुए स्कूल को बागपुर में लेकर आया है। करीब 2 हफ्ते हो चुके हैं और जब से वो तैरता स्कूल आया है तब से धंधा मंदा हो गया है और धंधा भी ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा अगर ऐसा ही चलता रहा तो। इसीलिए मुझे पढ़े लिखे लोग पसंद नहीं। हमेशा मेरे रास्ते का रोड़ा बन जाते हैं। क्या तैरता स्कूल सच में तैरता है? हाँ, सच में पानी में तैरता है। यह स्कूल रखता कहाँ पर है? नदी के किनारे यहीं बागपुर में। सुबह उठते ही वो फिर से उसे लेकर आता है ताकि कोई उस स्कूल को नुकसान न पहुंचा सके। इसीलिए वो तैरते स्कूल को थोड़े पानी में रखता है। मानना पड़ेगा, रियान के पास बुद्धि तो है। अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि मेरी ये दाढ़ी मूछे ऐसे ही सफेद नहीं हुई। अम्बी, तेल के गैलन का इंतजाम करो। क्यों प्रधान जी? बताता हूँ, सब बताता हूँ। रियान तैरता हुआ स्कूल बागपुर की नदी में रखता है और स्कूल किनारे से थोड़ी दूर पर होता था। रात को अम्बी और प्रधान बहुत सारे तेल से भरे गैलनों के साथ नदी किनारे आते हैं। अब देखता हूँ ये रियान स्कूल को कैसे बचाता है। आप क्या करने की सोच रहे हैं? इस तेल के गैलन को पानी में उड़ेलना शुरू कर दो। हम पानी में ही आग लगा देंगे, जिससे धीरे धीरे आग स्कूल तक पहुंच जाएगी। ये गलत है प्रधान जी। तुझे अपने बारे में नहीं सोचना क्या? तो खुद सोच, अगर ये सारे गरीब बच्चे पढ़ने लग जाएंगे तो ये सब तेरे बच्चे से ज्यादा पढ़े लिखे हो जाएंगे और आगे चलकर तेरे लिए और तेरे बच्चों के लिए काम करने से मना कर देंगे। बात तो आप सही कह रहे हैं प्रधान जी। प्रधान और अम्बी तेल के गैलनों को पानी में पलटना शुरू कर देते हैं। अम्बी अपनी जेब से माचिस निकालता है और प्रधान को दे देता है। ये लीजिए प्रधान जी, माचिस। तुझे लगता है अगर तू आग नहीं लगाएगा तो तेरे ऊपर इसका पाप नहीं लगेगा? तू और मैं, हम दोनों इस पाप के भागी हैं अम्बी। प्रधान माचिस जलाकर पानी में फेंक देता है और पानी में भयंकर आग लग जाती है। सुबह का सूरज उगने को था। प्रधान और अम्बी पास में एक छोटी सी चट्टान पर जाकर चढ़ गए थे, जहां से वो दोनों स्कूल की आग में निपट जाने का इंतजार कर रहे थे। रियान जैसे ही नदी किनारे आता है, वो आग देखकर स्तब्ध रह जाता है। आग, आग! ये आग तो स्कूल की तरफ जा रही है। अब मैं क्या करूं? ये स्कूल इन बच्चों का भविष्य है। रियान को कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी वो अपनी दोस्त हीर को कॉल करता है। हीर, किसी ने नदी में आग लगा दी और वो आग धीरे धीरे स्कूल के पास पहुंच रही है। बताओ, जल्दी बताओ, क्या करूं मैं? मुझे माफ कर देना रियान, मगर अब इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अब बस ईश्वर से प्रार्थना करो कि वो आग स्कूल के पास पहुंचने से पहले ही रुक जाए या बारिश आ जाए। ये तो ठंड का मौसम है ना। बारिश आने में तो अभी 4-5 महीने बाकी हैं। मैं तुम्हारी मदद इसमें नहीं कर पाऊंगी रियान। रियान फोन काट देता है। उसकी आंखों में आंसू थे। वो आसमान की ओर देखता है और अपनी आंखें बंद करके कहता है, हे ईश्वर, अगर तू सच में है तो इन बच्चों के भविष्य को जलने से बचा। मैं जो कभी तुझ पर विश्वास नहीं करता, तुझसे प्रार्थना करता हूँ
इस आग को स्कूल तक पहुंचने मत दीजिए। हे ईश्वर, मेरी प्रार्थना सुनिए। हे ईश्वर, मेरी पुकार सुनिए। रियान के प्रार्थना करते ही जनवरी के महीने में काले बादल पूरे गांव को घेर लेते हैं और तेजी से बारिश शुरू हो जाती है। आग स्कूल के पास पहुंचने से पहले ही बुझ जाती है।